तो आज के हम इस नए वीडियो में बात करेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में। ये है क्या, इसको कैसे डिराइव करते हैं, ठीक। तो इसके बारे में आज डिटेल से हम इसमें जानेंगे। तो पहले मैं आपको जो यहाँ पर आपको थ्योरी लिखा रखी है उसके बारे में देखेंगे कि ये क्या है, ठीक। तो फॉर कैलकुलेशन इन क्वांटम मैकेनिक्स द एलिमेंट्री इक्वेशन वाज प्रपोज्ड बाय श्रोडिंगर नोन एज श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक। एक भौतिकी थे, फिजिसिस्ट, जिन्होंने किसके लिए, कैलकुलेशन के लिए क्वांटम मैकेनिक्स में एक इक्वेशन प्रपोज की, ठीक। तो वो उनके नाम से बढ़ गई श्रोडिंगर इक्वेशन। अब इसका बेसिक जो मीनिंग क्या होता है कि ये किस लिए यूज़ होता है, ठीक। क्योंकि किसी ने किसी का एक पर्पज़ होता है कि क्यों किसी व्यक्ति ने क्यों इसे इन्वेंट किया है, ठीक। तो मैं आपको बता दूं कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो श्रोडिंगर इक्वेशन है ना, वो हमें बताता है कि क्वांटम जो अवस्था होती है, जो क्वांटम रेल में होता है, वो समय के साथ कैसे बदलती है, ठीक। तो क्वांटम मैकेनिक्स में इससे पहले हमने पढ़ा था कि पोजीशन एवं मोमेंटम वाली चीज़ किसमें, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में, ठीक। अब यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स में जो अवस्था या हम कहें तो जो पोजीशन में चेंज होता है, वो श्रोडिंगर की जो इक्वेशन थी वो हमें बताती है, ठीक। श्रोडिंगर की इक्वेशन जो है ना, वो ना केवल एटॉम मॉलिक्यूल्स की अवस्था की जानकारी, या फिर हम कहें कि ये इनके अलावा किस किस की जानकारी देता है, ये मैक्रो सिस्टम, जो बहुत छोटे सिस्टम होते हैं ना, उन सिस्टमों की भी जानकारी देता है। या हम एक साधारण शब्दों में कहें तो ये किसकी जानकारी देगा, पूरे यूनिवर्स से, क्योंकि यूनिवर्स में बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे प्लैनेट्स, बहुत सारे उन प्लैनेट में बहुत सारे क्या एटॉम्स, मॉलिक्यूल्स बिखरे पड़े रहते हैं, ठीक। तो ये क्या बताता है, उनकी एक पोजीशन को बताता है, ठीक। तो इसका बेसिक पर्पज़ आप जान चुके होंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स की कैलकुलेशन के लिए ही ये इतना इम्पोर्टेंट रह गया है, ठीक। तो अब इसकी शुरुआत करेंगे, इसका डेरिवेशन, ठीक। तो इसके दो इक्वेशन आती है। एक तो आती है कि टाइम डिपेंडेंट, एक क्या होती है, इसकी दो इक्वेशन होती है। एक होती है क्या होती है, जो टाइम पे डिपेंड करेगी, ठीक। अब दूसरी हम क्या कहें, जो टाइम इंडिपेंडेंट होगी, ठीक, इंडिपेंडेंट, ठीक। हम पहले किसकी बात करते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट की बात करते हैं। तो टाइम इंडिपेंडेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर लिख देते हैं कि श्रोडिंगर इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन, ठीक। तो टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन, ठीक। ये टाइम से किस प्रकार, अब टाइम इंडिपेंडेंट का मतलब जो भी इक्वेशन में आपका टाइम का फंक्शन दिया होगा, या हम कहेंगे जो टाइम का टर्म दिया होगा ना, उसको हमने रिड्यूस करना है। कहाँ, जब लास्ट में वो टाइम का जो टर्म होगा वो रिड्यूस हो चुका होगा, यानी दिख नहीं रहा होगा लास्ट में, ठीक। तो हम कहेंगे कि ये टाइम इंडिपेंडेंट है वेव इक्वेशन, ठीक। तो इसके अगले नेक्स्ट चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम इस चीज़ के लिए टाइम इंडिपेंडेंट वाली चीज़ देखते हैं, ठीक। मैं आपको पहले बता देता हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन। जो वेव मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो आपको एक प्रकार से लर्न करनी है कि कैसे ये इसको लिखा जाता है, ठीक। तो ये होती है डेल स्क्वायर साई डेल एक्स स्क्वायर। जो ये साई, ये आपको दिख रहा होगा, ये आपने 11th में पढ़ चुके होंगे। 11th में इसका बेसिक रूप आ जाता है। तो ये वेव फंक्शन होता है, ठीक। तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो वेव फंक्शन है और आराम से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक। डेल स्क्वायर साई और यहाँ पर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई डेल जेड स्क्वायर माइनस 1/v स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक। दिख रहा होगा आपको टाइम का वो। तो यहाँ पर अब इसको डिराइव करना है, ठीक। तो जो साई बताता है ना, जो साई होता है फंक्शन, वो टाइम का भी फंक्शन होता है और पोजीशन का भी फंक्शन होता है, ठीक। ये जो साई है वेव फंक्शन, ये किसका, टाइम और पोजीशन का फंक्शन रहता है। अब मैं बात करूँ साई की, जो वेव फंक्शन होता है वो होता है साई 0 e⁻⁻i ओमेगा t, ठीक।
पोजीशन और किसका, आपका टाइम का फंक्शन हो गया। इसको अब 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो मैं सीधे लिख देता हूँ डेल साई अपॉन डेल टी। एक बार हमने डिफ्रेंशिएट किया तो साई 0 तो एज ए कॉन्स्टेंट बाहर ही रहेगा, ठीक। ई की पावर में कुछ भी हो तो उसका डिफ्रेंशिएशन वही रहती है, और फिर जो ऊपर पावर है उसकी करेंगे तो टी का तो 1 हो जाएगा, टी के रिस्पेक्ट में ये बच जाएगा आई माइनस आई ओमेगा वाली चीज़ बच जाएगी, ठीक। अब एक बार और करें तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल स्क्वायर टी, डेल टी स्क्वायर सॉरी, ठीक। तो यहाँ पर भी ये चीज़ साई 0 ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी, फिर एक बार आई माइनस आई ओमेगा आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो आई स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हो कितना होता है -1, तो हम सीधे इसको क्या लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर, आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक। अब देखिए अगर मैं इस चीज़ की बात करूँ, जो इतनी वाली चीज़ है माइनस ओमेगा स्क्वायर को छोड़ के, तो वो चीज़ आपको क्या दिख रही है, साई 0 ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी साई दिख रही है। तो हम क्या कर देंगे डेल स्क्वायर साई ओवर बाई डेल टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आगे, और ये साई वाली चीज़ यहाँ आ जाएगी, ठीक। अब थोड़ा यहाँ से देख लेंगे, ठीक। इतनी चीज़ यहाँ पर आ गई। अब आपको करना है कि ये वाली इक्वेशन जो ये चीज़ है आपको कहाँ, यहाँ पुट कर देना है, ठीक। और एक चीज़ हम वैसे ऊपर ही कर सकते थे, लेकिन तो उसके बाय मिस्टेक हम भूल चुके हैं। तो इस जो ये बड़ी वाली चीज़ है, इतनी सारी चीज़, इसको हम कहते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर के साथ भी इसको डिनोट किया जाता है। ये इक्वल टू होता है लाप्लासियन ऑपरेटर। वो क्या होते हैं, वो आपको क्या करना है ना, तो उल्टा ट्रायंगल बना देना है, इसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। ये होते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर, ये आपका मैथमेटिक्स में भी आपका काम आएगा। तो ये होता है क्योंकि हमने 2 बार डिफ्रेंशिएट किया सब चीज़ को, तभी हमने स्क्वायर में, अगर ये एक बार डिफ्रेंशिएट होगा तो केवल आपका एक बार लगेगा, ये स्क्वायर हट जाएगा, ठीक। तो ये किसका फंक्शन था, साई, ठीक, -1/b²। अब देखिए यहाँ पर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर था, सॉरी ये डेल स्क्वायर साई है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर था। यहाँ पर उसकी वैल्यू कितनी है कि माइनस ओमेगा स्क्वायर साई, तो माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर साई, ये वाली चीज़ यहाँ पर पुट कर दी, ठीक। तो ये इक्वल टू कितनी थी 0, ये पूरा लिख देंगे, ये इक्वल टू 0, ठीक। अब हम जानते हैं कि जो ओमेगा होता है वो क्या होता है 2 म्यू, जहाँ म्यू क्या है फ्रीक्वेंसी। अगर म्यू की जगह हम किसके टर्म पे लिखें, हमें वेव, ये वेव फंक्शन, ये वेव हम एक प्रकार से वेव के लिए पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर लैम्डा काम में आएगा, क्योंकि लैम्डा क्या है वेव लेंथ है। तो हम जानते हैं कि ओमेगा इक्वल टू 2 ये हो जाएगा v अपॉन लैम्डा। अब ये कहाँ से आया, हम जानते हैं कि म्यू इक्वल टू सी इंटू लैम्डा होता है, ठीक। अगर हम यहाँ से म्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, सॉरी सी अपॉन लैम्डा वाली चीज़ होती है, ठीक। अब यहाँ पर हमने एक पर्टिकुलर वेव के लिए पढ़ना है, तो सी ये तो केवल किसके लिए होता है, लाइट के लिए होता है। अब हमें किसी पर्टिकुलर वेव के लिए चाहिए, तो यहाँ पर हमने उसकी जगह वी लिख दिया, ठीक। ओमेगा अपॉन वी कर देंगे, ओमेगा अपॉन वी इक्वल टू 2 अपॉन लैम्डा। अब हमें यहाँ क्या चाहिए, ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर चाहिए, तो हमें इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये 4 अपॉन लैम्डा स्क्वायर, ठीक। इतनी चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है। तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू 4 लैम्डा स्क्वायर आ गया, ठीक। इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो देखिए कितना आता है यहाँ पर, ठीक। तो ये होता है लाप्लासियन इक्वेशन ऑपरेटर साई प्लस, इसकी जगह हमें ये वाली चीज़ रखनी है, ठीक। कितना हो गया,
तो ये हो जाएगा 4 पाई² अपॉन λ² साई इक्वल टू 0। ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें, जो लैम्डा होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, सॉरी लैम्डा और हमने उसमें पढ़ा था, मोमेंटम में रिलेशन पढ़ा था कि लैम्डा इक्वल टू होता है h/mv वाली चीज़। ठीक, h/mv है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, लैम्डा की जगह h/mv रख दें, तो यहाँ क्या हो जाएगा h²/m²v²। जो m²v² होगा वो कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। ठीक, तो यहाँ क्या बन जाएगा, +4 पाई स्क्वायर, नीचे तो h² रहेगा और m²v² कहाँ ऊपर आ जाएगा, तो ये m²v² इंटू साई अपॉन h² इक्वल टू 0 वाली चीज़। ठीक, इतना हो गया। अब क्या करना है हमें, प्लस देखना यहाँ पर क्या किया हमने, m²v² था। ठीक, अब मुझे इसे एनर्जी के फॉर्म पे लाना है, तो मैं क्या करूँगा, एक m को बाहर लेके आऊँगा, एक m बाहर लेके आया, यहाँ कितना बचा, m इंटू v² इंटू साई अपॉन h² इक्वल टू 0। ठीक, m इंटू v²। अब आपको क्या करना है, आपको पता होगा टोटल एनर्जी कितनी होती है, अगर किसी भी सिस्टम की बात करें, यूनिवर्स की बात करें, टोटल एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, हमने कहा टोटल एनर्जी E है, काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv² और पोटेंशियल एनर्जी हमने V मानी है। ठीक, तो मैं अगर ½ mv² अलग कर दूँ, क्योंकि हमें mv² चाहिए ना यहाँ। ठीक, ½ mv² अलग कर दूँ तो यहाँ कितना बच जाएगा, E माइनस V, और यहाँ से mv² अकेला करो तो ये बन जाएगा 2 इंटू E माइनस V वाली चीज़। ठीक, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा E माइनस V, क्या किया, ½ mv² को लग किया, E माइनस V बचा, तो फिर हमें ऊपर mv² चाहिए था, तो mv² को हमने 2 उधर भेज दिया, तो वहाँ क्या हो गया, 2 इंटू E माइनस V वाली चीज़ होगी। ठीक, इतना हो गया ये इस चीज़ का। अब हमें क्या करना है, उस mv² को यहाँ पुट करना है। ठीक, तो अब यहाँ से देख लेंगे एक बार। ठीक, ठीक, इसको इस वाली जगह ये हो गया। ठीक, +4 पाई² m तो ऐसे ही रहा। अब इसको क्या करना है, mv² को क्या रख देना है, जो हमने नीचे निकाला था, 2 इंटू E माइनस V साइड अपने साथ, और इसके नीचे में h² इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ ये अलग सा था। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार इसका था, ये वाला टर्म इसका रहेगा। ठीक, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, +8 पाई² m E माइनस V इंटू साई अपॉन h² इक्वल टू 0। तो ये आ गई इतनी चीज़ आपका किसमें, ये था आपका पर्पज, आपका टाइम इंडिपेंडेंट वाली क्वेश्चन निकालना। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, पहले तो हमें t वाली चीज़ दिख रही थी। ठीक, जब हम ∇² साई अपॉन ∇t² वाली चीज़ आपको दिख रही थी, अब यहाँ पर t वाली चीज़ हट गई। ठीक, तो ये होती है किसकी, श्रोडिंगर की जो टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन होती है,
बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन की, ठीक। तो नीचे से लिख सकते हैं, नीचे से आप क्या लिख सकते हैं, दिस इज डज नॉट कंसिस्ट एनी टर्म ऑफ टाइम, डज नॉट कंसिस्ट एनी टर्म ऑफ टाइम, ठीक। ये क्या कंसिस्ट नहीं करता, किसी भी प्रकार का टर्म, यानी टाइम का कोई भी टर्म आपका टी वाली जैसी चीज़ यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। ये था इसका पूरा डेरिवेशन। और इसके बाद हम नेक्स्ट जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम क्या देखेंगे, टाइम डिपेंडेंट देखेंगे। फिर हम वेव फंक्शन की बात करेंगे। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स का सेकंड चैप्टर का जो पहला ही टॉपिक है वो श्रोडिंगर इक्वेशन के फॉर्म पे आपको दिया गया है, ठीक। तो यहाँ तक आपको ये श्रोडिंगर इक्वेशन की टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन आपको प्रूव करनी होगी, ठीक। तो तब तक के लिए बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।